आई एम काजल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू लॉ। सीएमए फाउंडेशन का लॉ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो गाइस, जब आप इस लॉ वर्ड को सुनते हैं, इस लॉ वर्ड को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? लॉ क्या है? लॉ किसके लिए बनाए जाते हैं? ऐसा कुछ। तो गाइस, पहली बात, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि लॉ टफ है। लॉ बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा सा फोकस के साथ तो इट्स अ वेरी इजी। और जैसा कि आप जानते हैं, अब लॉ हमारा जन्म जन्मांतर का साथी रहने वाला है, तो हमें लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो जब आपने लॉ सुना तो क्या लगा? ये लॉ क्या है, किसके लिए होते हैं? अगर ये लॉ ना होता तो क्या होता? क्या हम किसी दिन ऐसे सोच सकते हैं बैठे बैठे कि चलो आज तो हम बोर हो रहे हैं, चलो पार्लियामेंट चलते हैं और एक लॉ बनाते हैं। चलो आज हम बोर हो रहे हैं तो चलो हम एक्ट बनाते हैं। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी लॉ को समझें या माने, तो लॉ हमारा बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिचुएशन डिमांडेड होता है। लॉ हमारा सिचुएशन डिमांडेड होता है। अगर सिचुएशन कुछ क्रिएट होती है तो उसके लिए हमें लॉ लागू, कानून बनाने पड़ते हैं, लॉ लागू करना पड़ता है। अगर मान लो आज हमारे इंडिया में ट्रैफिक रूल्स ना होते तो क्या होता? इंडिया के लोग तो महान हैं ही, कोई भी पीछे हटने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। इधर से एक गाड़ी आ रही है, इधर से एक गाड़ी आ रही है, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि ये चाहता है मैं क्यों पीछे हटूं, ये बोलता है मैं क्यों पीछे हटूं, तो इंडिया का रूल यही बोलता है। इंडिया के लोग पीछे हटना ही नहीं जानते हैं, तो ये एक्सीडेंट हो जाता है। अगर अगर यहाँ पे रूल्स हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स बने हैं तो यहाँ रेड, येलो और ग्रीन लाइट का रीज़न है, जिस वजह से ये गाड़ियों को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये लॉ ना होता, ये कानून ना बनाया गया होता ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, तो आज हजारों, लाखों और तो मैं कहूँ करोड़ों एक्सीडेंट रोज हुआ करते। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। इस चीज को देखते हुए सिचुएशन ने डिमांड की लॉ कि इसके प्रदेश में हमें लॉ बनाना पड़ेगा। अगर हम लॉ नहीं बनाते हैं तो ये होगा, अगर इससे बचना है तो हमें लॉ बनाना ही होगा। तो इसको देख करके गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। ठीक है। दूसरा हम बताते हैं डाउरी के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। डाउरी क्या होता है? दहेज। सब वाकिफ होंगे इसे, और नहीं पता हो तो अब जान लिया आपने कि डाउरी मीन्स होता है दहेज। ये दहेज आज भी लोग लेते हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत गलत बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमें इस डाउरी से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये समझ जाओ कि डाउरी नहीं लेना चाहिए। अगर आप लड़के हो तो डाउरी क्या है? ये इट्स अ वेरी बिग क्राइम। और ये गाइज आप लोगों ने सुना होगा मे बी, और नहीं सुना हो तो एक एक्ट निकला था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। गाइज 1961 से पहले इंडिया में डाउरी ली जाती थी, और गाइज आज भी इंडिया डाउरी के लिए फेमस है। वी कैन नॉट डिनाई दिस। इंडिया में आज भी डाउरी ली जाती है। और ये डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 क्यों आया? 1961 से पहले इंडिया में इतनी डाउरी ली जाती थी, लड़कियों को वही मारा पीटा जाता था, जला दिया जाता था, एसेट्रा। मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, आप सबको पता होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। अब 1961 के बाद डाउरी एक क्राइम बन गया। अगर कोई डाउरी लेता है तो उसके खिलाफ केसेस चलने लग गए, उसके खिलाफ वो बातें होने लग गई कि नहीं, डाउरी नहीं लेना चाहिए, इट्स अ बिग क्राइम। अगर आप लेते हो तो अगर कोई भी पर्सन आके आपको स्यू कर सकता है, और आप नॉट गोइंग टू डिनाई दिस। सो
पहली बात कि ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम डाउरी लेंगे, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट एक ये एक्ट लेकर के आई 1961 में। पर खैर आज के डेट में भी लोग काफ़ी लेते हैं और बाकी गिफ्ट विफ्ट कह के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा ही है सॉरी इंडिया में। सो दे आर टेकिंग दहेज इन दिस टाइम ऑल्सो, वी कैन नॉट डिनाई दिस। बस मैं इतना कह रही हूँ, मतलब आप लोग ना ले, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग क्राइम, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी बात होती है, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। तो चलो गाइज, आपको उसके बारे में पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइज पता है क्या होता है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉ। हमें बहुत खुश होना चाहिए और वी कैन से कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का बिगेस्ट लॉ है, जिसके अंदर 444, जिसके अंदर 444 आर्टिकल्स हैं गाइस। डू यू बिलीव? और इसमें हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, इसमें हमारे 12 शेड्यूल्स हैं और लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स हैं गाइस। और एक बात और बताना चाहूँगी, 1,17,369 वर्ड्स हैं इसमें। तो गाइस ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा वर्ल्ड का बिगेस्ट लॉ है, और इसके अंदर हमारे पास इतनी चीज़ें हैं गाइस, तो वी आर लकी ऑब्वियसली। सो और गाइस आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये लॉ हमारे CMA फाउंडेशन में 3 लॉ हैं। पहला हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा हमें पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और तीसरा हमें पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो गाइस हमें CMA फाउंडेशन लेवल पे हमें सिर्फ ये 3 लॉ को कवर करना है। और गाइज ये अगर हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है हमें इन एग्ज़ाम, और इससे हमारी मे बी रैंक भी आ सकती है इसमें, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा दिख रहा है ना, हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है, इसका ही पार्ट हुआ करता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसी का पार्टनरशिप, इसी का पार्ट हुआ करता था। पर 1930 में इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस हमारा जो सोगा, मतलब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, और हमारा पार्टनरशिप एक्ट, ये सब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था। पर सबकी वैल्यूज दिन पे दिन बढ़ती गई तो इसको सेपरेट कर दिया गया और इसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया, इसको सेपरेट किया गया और एक अलग चैप्टर बना दिया गया। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं इसको वीडियो को बंद करूँगी, क्योंकि ये मुझे एक बेस बताना था, मुझे एक लॉ समझाना था जो मैं समझा चुकी हूँ, और अगले चैप्टर से वी आर गोइंग टू डू चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो गाइज मैं ये बताने वाली थी, ये लॉ जो हमारा है, ये लॉ क्या था आपको समझ आया? लॉ हमारा एक्ट
प्लस रूल्स और प्लस रेगुलेशंस, ये 3 चीज़ों को मिला करके हमारा लॉ बनता है। ये 3 चीज़ों को बना करके, ये 3 चीज़ों को बना करके हमारा लॉ बनता है। गाइज आपने रूल बुक सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ ये लॉ पास कैसे होता है और ये लॉ बनता कैसे। आपने रूल बुक सुना होगा, रूल बुक, चलो आपने कॉपी में लिखा, इट इज़ अ वेरी ड्राफ्ट पेज, वी कैन से, हम इसे ड्राफ्ट बिल कहते हैं। जब हमने ऐसे इजीली एक रफ में लिखा कि ये लॉ बनना चाहिए, तो हमने ये कर दिया, ठीक है, इसको हम एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, एक्ट हमने बोल दिया, ये कहाँ हो जाती है, ये गवर्नमेंट जो होती है वो अपना ऑफिशियल गैजेट पर अगर ये एक्ट बन जाता है, आपने एक दिन कॉपी पे रैंडमली जो आप लॉ बनाना चाहते हैं वो लिखा आपने, और आप अगर सरकार को देते हैं तो ये इट्स बिकम एक्ट। और अगर कोई भी एक्ट को अगर रिलीज़ करना हो या देना हो तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में इसको अपलोड करती है। तो आप यू कैन गो एंड सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, यू मे फाइंड इट। और पहली बात ये ड्राफ्ट फिर हमारा जाता है लोकसभा में, लोकसभा में हमारा ये ड्राफ्ट जाता है, फिर ये जाता है राज्यसभा में, ये जाता है राज्यसभा में। और जब प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसने अगर अप्रूव कर दिया इट विल बिकम एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने मोहर डाली अपनी, इट विल बिकम एक्ट। प्रेसिडेंट ने अपनी मोहर डाली, वो एक्ट बन गया। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी अब अगली वीडियो से मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज।